बच्चों आज से हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर में बेसिकली हमें डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना होगा और फ्यूल के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, इसमें बेटा ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं रहता, हमें मेनली थ्योरेटिकली सारे अलग अलग टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा और गुड फ्यूल कौन होगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली सबसे पहली बात तो हम एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करें तो बेटा सोर्सेज को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो बेटा वो सोर्स जो कि एग्जॉस्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली रिन्यूएबल। और एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो बेसिकली टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा और उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है ना। और बच्चों गुड फ्यूल की बात करें तो बेसिकली बेटा हमें फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है कि एक अच्छा फ्यूल कौन सा होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात तो एक अच्छा फ्यूल वो होगा जो कि ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूल ईजिली अवेलेबल ना हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें फ्यूल को लेने के लिए 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब फ्यूल ऐसा भी होना चाहिए कि उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह आसान हो और उसको स्टोर भी करके आसानी से रखा जा सके। ऐसा ना हो कि उसको स्टोर करना काफ़ी डेंजरस हो, तो गुड फ्यूल की प्रॉपर्टी ये भी होगी। ठीक है, और एक बेटा प्रॉपर्टी ये होगी कि भाई कम अमाउंट ऑफ फ्यूल से हमारा ज़्यादा काम हो, मतलब कम अमाउंट ऑफ फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी मिले। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, इकोनॉमिकल। मतलब हमने पहली तीन प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, पर मान लो फ्यूल काफ़ी कॉस्टली हुआ तो वो ऑब्वियसली यूज़ में नहीं आएगा। तो फ्यूल बेसिकली इकोनॉमिकली भी ठीक होना चाहिए, मतलब उसके चार्जेस भी, रेट्स भी ठीक होने चाहिए। तो बेसिकली बेटा गुड फ्यूल की प्रॉपर्टी जब पूछी जाएगी तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है और इसको याद करना है। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। ठीक है, और बच्चों जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं और उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि मान लो हम वुड की बात करें तो बेटा वुड को जला करके उससे हीट एनर्जी मिलती है और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो बेसिकली वुड से जो एनर्जी मिलती है उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल भी एक तरीके से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो बच्चों फॉसिल फ्यूल बेसिकली क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के मिलियंस ऑफ ईयर में अगर मान लो कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये कैसे होता है कि मान लो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे मान लो वुड है या फिर कुछ और है, ये जब अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं बेटा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हम कोल की बात करें या फिर पेट्रोलियम की बात करें। और बेसिकली बेटा फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आता है क्योंकि इसके रिजर्व्स बेसिकली लिमिटेड है। ठीक है, और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करें और कुछ टाइम के बाद फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाए तो एनर्जी क्राइसिस हो जाए। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात तो एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बेसिकली रिलीज होते हैं, तो ये भी एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इसका मतलब डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, और बेटा फॉसिल फ्यूल को गर्म करने से बेसिकली जो हीट मिलती है वो बेसिकली बच्चों ग्लोबल वार्मिंग को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। ठीक है ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से। तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज़ हो। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट बेटा बेसिकली इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ये तो मैंने ऐसे ही एक छोटा स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें है क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये मान लो एक कोई प्रेशर कुकर है।
इसको हीट देते हैं, तो प्रेशर कुकर में मैं कहता हूँ पानी है। अब बच्चों जो इसके ऊपर यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट किया, इस पाइप को कनेक्ट करने का कारण क्या है, ताकि जो अंदर स्टीम बनेगी उस स्टीम को बाहर निकलते टाइम डायरेक्शन मिल सके। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये एक डायनामो होता है। ये डायनामो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा है। और ये बच्चों उसकी रॉड निकली हुई है। जो डायनामो की रॉड निकली हुई है ना, उससे हमने कोई ब्लेड टाइप का असेंबली जोड़ा और इसको टरबाइन बोलते हैं। अब ये स्टीम जब बेटा इस ड्रम मतलब इस ब्लेड पे गिरेगी, मतलब इस टरबाइन पे गिरेगी, तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन के रोटेट करने से डायनामो की कॉइल रोटेट करेगी और डायनामो की कॉइल के रोटेट करने से इस वायर के थ्रू इस बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली बेटा पूरा स्ट्रक्चर है एक थर्मल पावर प्लांट का। और ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट स्केल पे बना के दिखाया, स्मॉल स्केल पे। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में एक छोटे से प्रेशर कुकर की जगह काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और हीटिंग में छोटी सी गैस स्टोव लगाने की बजाय मतलब बेसिकली कोल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना। और ये छोटे से फैन की जगह काफ़ी बड़ा टरबाइन होता है और डायनामो भी काफ़ी बड़ा लगा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यही सब कुछ लिखा हुआ है, लिखो इसको। अब हम बात करेंगे बेटा हाइड्रो पावर प्लांट की। और हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, मतलब वाटर का यूज़ करते हैं मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। बेसिकली बच्चों, चाहे मैं हाइड्रो पावर प्लांट की बात करूं चाहे थर्मल पावर प्लांट की बात करूं, दोनों ही पावर प्लांट्स के अंदर टरबाइन को घुमाने का काम होता है। ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट के अंदर तो क्या होता है कि टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग स्टीम का यूज़ करते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर बेटा टरबाइन को रोटेट कराने के लिए वाटर के फ्लो का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके लिए बेसिकली सबसे पहले डैम्स बनते हैं और वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और उस पानी को जब टरबाइन से पास करते हैं तो टरबाइन रोटेट करता है। ठीक है। और टरबाइन के रोटेट करने से डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। लिखो इसको। अब देखो बच्चों, ये है स्ट्रक्चर। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाटर था, हमने यहाँ पे डैम बना दिया तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होने लगा। अब यहाँ से बेटा इस डैम में ओपनिंग छोड़ करके यहाँ से पानी को आने दिया। जब पानी यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ पे रास्ते में टरबाइन लगा दिया। अब बच्चों जैसे ये पानी यहाँ पे आएगा, टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। टरबाइन के रोटेट करने से क्या होगा, ये जनरेटर से वायर्स निकलेंगी, मतलब जनरेटर का कॉइल घूम रहा है और इस वायर को आगे ट्रांसफार्मर से पास करके पावर ट्रांसमिशन लाइंस तक पहुंचा देते हैं। ठीक है। ये डैम्स को लिख लो और मैं इस स्ट्रक्चर का एक और डायग्राम आपको दूंगा, उस डायग्राम को बना लेना। ठीक है। लिखो इसको। देखो बच्चों, ये भी सेम डायग्राम है। देखो यहाँ पे ये डैम बन गया और यहाँ से वाटर के फ्लो से क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड है और जनरेटर की जब कॉइल रोटेट करेगी तो पावर लाइन से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा। ठीक है। लिखो इसको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली गुड फ्यूल के बारे में देखा, फ्यूल कैसा कैसा होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है। और हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। और बेटा आगे बाकी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब बेसिकली किस किस टाइप से एनर्जी को यूज़ करते हैं और कैसे कैसे और प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए।